सोचिए एक ऐसा इंसान जिसने समंदर को ही अपना जंग का मैदान बना लिया हो। एक ऐसा पर्यावरण रक्षक जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं तो कुछ एक खतरनाक आतंकवादी। आज हम बात करेंगे पॉल वॉटसन की। चलिए चलते हैं सन 1979 में। जगह है अटलांटिक महासागर। यहाँ सिएरा नाम का एक जहाज है जो वेल के शिकार के लिए कह सकते हैं कुख्यात था। और इनका तरीका बेहद क्रूर। ये लोग जानते थे कि वेल्स कितनी समझदार होती हैं, तो वो क्या करते थे, एक वेल को विस्फोटक हार्पून से घायल करते और जब उसकी चीखें सुनकर बाकी वेल्स मदद के लिए आती तो उन सबका शिकार कर लेते थे। सोचिए, इस तरह से सिएरा ने 25,000 से ज्यादा वेल्स को मार डाला था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक एक दूसरा जहाज पूरी रफ्तार से आता है और सिएरा को जोरदार टक्कर मारता है। सिएरा के शिकारी अभी संभल भी नहीं पाए थे कि उस जहाज ने घूमकर दूसरी तरफ से फिर हमला कर दिया। ये जहाज था द सी शेफ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन था? शिकारियों का ही शिकार करने वाला ये समुद्री डाकू कौन था? ये थे कैप्टन पॉल वॉटसन, एक ऐसा इंसान जिसने वेल्स और समुद्री जीवन को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। तो आखिर ये शख्स था कौन और क्यों उसने टकराव का ये रास्ता चुना? इसे समझने के लिए हमें पॉल वॉटसन के शुरुआती दिनों में लौटना होगा। देखिए, जानवरों के लिए उनका लगाव बचपन से ही बहुत गहरा था। कहानी ये है कि जब उनका एक बीवर दोस्त शिकारियों के जाल में फंसकर मारा गया तो उन्होंने खुद जंगल में जाकर उन जालों को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों से सील्स का वो क्रूर शिकार देखा और वो तस्वीर उनके मन में हमेशा के लिए बस गई। 19 की उम्र तक आते आते वो परमाणु परीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और 21 साल की उम्र में तो वो उस संगठन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक बन गए जिसे आज हम सब ग्रीन पीस के नाम से जानते हैं। लेकिन 24 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये बात है 1975 की। एक सोवियत जहाज का विरोध करते हुए वॉटसन ने एक व्हेल को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वो विशाल जीव डूबने से ठीक पहले उनकी छोटी सी नाव के पास आया। वॉटसन खुद उस पल को याद करते हुए कहते हैं, मैंने उसकी आंख में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वो जानती हो कि हम उसे बचाने आए थे। वो चाहती तो हमें एक झटके में खत्म कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। बस यही वो पल था जिसने पॉल वॉटसन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। उस वेल से आंखें मिलने के बाद वॉटसन को एक बात साफ हो गई थी कि सिर्फ पोस्टर लेकर विरोध करने से काम नहीं चलेगा। और यहीं से उनकी सोच और उस समय के पर्यावरण आंदोलन के बीच एक, कह सकते हैं, बुनियादी मतभेद पैदा होना शुरू हो गया। अब यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच सामने आती हैं। एक तरफ ग्रीन पीस की फिलॉसफी थी, गवाह बनना, मतलब कुछ गलत हो रहा है तो उसे देखो, रिकॉर्ड करो और दुनिया के सामने ले आओ। वहीं वॉटसन का मानना था, नहीं, सीधा हस्तक्षेप करो। अगर कोई जहाज वेल का शिकार कर रहा है तो जाकर उसे रोको, भले ही इसके लिए टक्कर ही क्यों ना मारनी पड़े। और ये मतभेद टकराव में तब बदला जब एक सील हंट के दौरान वॉटसन ने एक शिकारी का हथियार छीनकर सीधा समंदर में फेंक दिया। अब ये ग्रीन पीस के अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था, तो 1977 में उन्हें ग्रीन पीस से निकाल दिया गया। पर क्या वॉटसन रुके? नहीं, उन्होंने तुरंत अपना संगठन बनाया, सी शेफर्ड, और उसका लोगो समुद्री डाकुओं का झंडा। ये एक खुला ऐलान था कि अब जंग उनके नियमों से लड़ी जाएगी। और अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और शायद सबसे मशहूर मोड़ पर आती है। अंटार्कटिका के बर्फीले समुंदर में वॉटसन ने एक ऐसी जंग छेड़ी जिसे दुनिया आज व्हेल वॉर्स के नाम से जानती है। यहां उनका सीधा सामना था जापानी व्हेल शिकारी बेड़े से। हुआ ये कि 1986 में कमर्शियल व्हेल हंटिंग पर बैन तो लग गया, लेकिन कानून में एक बहुत बड़ी खामी छोड़ दी गई। जापान को साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर हर साल 1000 व्हेल्स मारने की इजाजत दे दी गई। जाहिर है, ये सिर्फ एक कानूनी पर्दा था, असली मकसद तो व्हेल के मांस का व्यापार ही था। तो वॉटसन और उनकी टीम ने क्या किया? उन्होंने जापानी बेड़े के लिए शिकार करना लगभग नामुमकिन बना दिया। पहले तो वो हफ्तों तक उन्हें ट्रैक करते, फिर उनके डेक पर बदबूदार लेकिन हार्मलेस एसिड फेंकते ताकि उनका काम करना मुश्किल हो जाए। और कई बार तो वो अपने जहाज को हार्पून दागने वाले जहाज और वेल के ठीक बीच में ले आते थे। यह समंदर पर खेला जाने वाला एक कितना खतरनाक खेल था, जहां जहाजों की टक्कर आम बात हो गई थी।
अब जाहिर है वॉटसन की इन हरकतों ने सिर्फ शिकारियों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारों को भी नाराज कर दिया और बहुत जल्द उन पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक अमेरिकी अदालत ने उन्हें समुद्री डाकू घोषित कर दिया। उन्हें जर्मनी में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि जापान उन्हें एक्स्ट्राडाइट करवाना चाहता है, वो जमानत तोड़कर भाग निकले। इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया और उनके अपने देश कनाडा ने उनका पासपोर्ट ही रद्द कर दिया। पॉल वॉटसन अब दुनिया के सबसे मशहूर भगोड़ों में से एक बन चुके थे। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद सवाल तो यही उठता है कि क्या वॉटसन के इन विवादित तरीकों से वाकई कोई फर्क पड़ा? क्या उनकी ये जंग किसी काम आई? इसका जवाब आंकड़े खुद देते हैं। एक मिसाल लेते हैं पश्चिमी दक्षिण अटलांटिक वेल्स की। एक समय था जब इनकी आबादी 1000 से भी कम रह गई थी और आज ये 25,000 से भी ज्यादा हैं। सी शेफर्ड के अभियानों ने न सिर्फ हजारों वेल्स को सीधे तौर पर बचाया बल्कि वेल हंटिंग इंडस्ट्री पर इतना आर्थिक दबाव बनाया कि उनके लिए यह काम करना ही घाटे का सौदा बन गया। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही आयरॉनिक ट्विस्ट आना बाकी था। साल 2022 में पॉल वॉटसन को उसी सी शेफर्ड संगठन से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। वजह वही पुरानी, संगठन की नई लीडरशिप को उनके आक्रामक तरीके अब मंजूर नहीं थे। पर वॉटसन का मिशन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने तुरंत एक नई संस्था बनाई, कैप्टन पॉल वॉटसन फाउंडेशन, और अपनी जंग आज भी जारी रखे हुए हैं। पॉल वॉटसन की कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब हमारे ग्रह को बचाने के लिए बनाए गए कानून और सिस्टम फेल हो रहे हों, तो क्या कानून तोड़ना जायज़ है? क्या हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए पॉल वॉटसन जैसे और समुद्री डाकुओं की ज़रूरत है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ज़रूर चाहिए।